शुभ प्रभात और आप सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन, योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञताएं। इस 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कल के सत्र में मूल्यों की पृष्ठभूमि, इस बात को लेकर हम सभी इस सभा में शामिल हैं। मूल्यों में स्थिर होना ये हमारा लक्ष्य है। स्थिरता के लिए अनुभवगामी विधि में मार्गक्रमण करते हुए अनेक स्पष्टता आना जरूरी है। इसीलिए हम क्या अभ्यास करें, हमारी दिशा और लक्ष्य क्या रहे, इस राह में क्या बाधाएं हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानने के लिए योगेश भैया जी से निवेदन करते हैं। इसके पहले कल के सत्र का सार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गीता दीदी को। गीता दीदी, आपका स्वागत है। भैया जी, आदरणीय दीदी। बाबा जी को शत शत नमन। योगेश भैया जी को प्रणाम व कृतज्ञता। गजानन भैया जी व सभी भाई बहनों को नमस्ते। तो जैसा कि भैया जी ने मूल्यों की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, तो भैया जी ने बताया कि दर्शन की रोशनी में मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं। मूल्यों का आधार तैयार हो। अनेक घटनाओं से हमारी स्मृतियां हैं। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। भूतकाल की पीड़ा से मुक्त होना होगा। वर्तमान से विरोध के कारण एक संघर्ष की स्थिति पनपती है। वर्तमान से विरोध का रिजल्ट भविष्य की चिंता है। ऐसा लंबे समय से होने के कारण डेजर्ट हो गया। बाबा जी ने ऐसा कहा है, मन स्थितियां सूख गई। जिसका शोषण होता है वह सूख जाता है। शोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित मानव इकाई हुई। लंबे समय तक ऐसा चला। दर्शन में फिर एक मुद्दा सामने आया कि कोई भी मानव अपना शोषण नहीं चाहता। मूल्यों की चर्चा में मानव के अध्ययन में आने की आवश्यकता है। मूल्य बीज रूप में वर्तते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ, ये हमें स्वीकार हो जाता है। कोई भी मानव अपना शोषण होने देना नहीं चाहता, तो क्या वह शोषण करना चाहता है? यहाँ सोचने की आवश्यकता है। एक सुंदर सूत्र है, संबंध समझ में आते ही मूल्य बहते हैं। संबंध समझ में आने के लिए महत्वपूर्ण है हमारी स्मृतियां, और वो भी अच्छी स्मृतियां। जहाँ संबंध है वहां शोषण नहीं है, जहाँ शोषण है वहां संबंध नहीं है। मैं मानव इकाई हूँ, मैं आदमी हूँ और मेरे में भाव है। भाव की पहचान मूल्यों से होती है। प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना होगा। ऐसा ही मानव मानव के साथ है। आज की दो स्थितियां हैं आजीविका के लिए, नौकरी और व्यापार। व्यापार और नौकरी में शोषण है। शोषण में संबंध समझ नहीं आते। मानव आजीविका से अधिक है। मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, ये कितना स्मरण, बार बार मानव को ये समझना होगा और ये स्मरण में रखना होगा कि मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, और ये कितना स्मरण में रहता है इसको जांचना होगा। सूचनाएं कितनी भाव प्रधान हैं। मनुष्य को ये स्वीकार नहीं होता, जैसे उसे सूचनाएं मिलती हैं कि मनुष्य पापी है, ये मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता। और अच्छी मतलब स्मृति में आना और उसे रिटेन कर पाने का अभ्यास करना होगा। और स्मृतियों से एक चित्र बनेगा। उस स्मृतियों से हम अपने कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, और स्मृतियां अच्छी। मानव का चित्र स्मृति में आया। मूल्यों के भाव से चित्र सजता है। इसलिए हमको जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन भाता है, क्योंकि ये हमारे भाव पक्ष को भाता है। जब हम स्मृतियों को रिटेन नहीं कर पाते हैं तो हमारा कार्य अनियंत्रित रहता है। मूल्यों की चर्चा से हम जान पाते हैं कि मानव में भाव जीवन रूप में है। बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध व भविष्य की चिंता में भाव को पहचान नहीं पाता। अधिकतर वर्तमान से विरोध में रहता है, और भूतकाल की पीड़ा और वर्तमान से विरोध।
परंतु जब यह स्वीकार हो जाता है कि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है और मानव में भाव जीवन रूप में है, जीवन की सूचना मिलने पर पता चलता है कि जीवन भाव से तृप्त होता है। बाबा जी ने 30 मूल्यों को पहचाना। मूल्यों के सॉरी मूल्यों के अध्ययन से शोषण से मुक्त होने की उपाय योजना मिलता है, चित्रण निकलता है। हमारी अपेक्षाओं और व्यवहार में अभी गैप है। जो व्यवहार हमसे होना है और जो व्यवहार हम कर रहे हैं उसमें अतृप्ति है। एक समीक्षा और हो सकती है, हमारे व्यवहार रुक से गए हैं। फिर जो हो रहा है वह क्या है? वह है व्यापार या कार्य। कार्य के लिए हो रहे हैं व्यवहार। सभी संबंध काम के अर्थ में हैं, काम के लिए मिलते हैं, ऐसा व्यवहार हो रहा है। फिर सभी संबंध में स्वार्थ नजर आता है। पैसे के सब भाई, दिल का सगा न कोई, ये स्थितियां बनती हैं और भाव पक्ष उपेक्षित रह जाता है, उपेक्षित है भाव पक्ष। व्यवहार के लिए कार्य ये सूत्र है। मूल्यों के अध्ययन से व्यवहार स्पष्ट होता है। 30 मूल्यों के अध्ययन से व्यवहार की स्पष्टता बनती है। किसी व्यवहार में मूल्य मूल्यांकन होना है। कार्य के लिए जो व्यवहार है उसमें भय और प्रलोभन है। आज के समय में जो भी व्यवहार होता है उसमें भय और प्रलोभन है। उदाहरण भैया जी ने एक दिया था कि यदि हमें शादी में जाना है तो हम कहते हैं, जैसे आजकल शादी, और हम कहते हैं कि काम है। क्या काम है? शादी में जाना है। जबकि शादी में जाना व्यवहार के लिए जाना होता है, तो उससे भाव पक्ष उपेक्षित रह जाता है। और यदि फिर मन में आता है कि यदि हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो ये भय है। तो बाबा जी ने भय को कहा है आरोपित मानदंड। मान सम्मान मिलेगा, ये प्रलोभन है। तो भय भी है, प्रलोभन भी है। और भय प्रलोभन का जो जाल मानव मानव में बिछा है, इससे निकलने के लिए मूल्य मूल्यांकन होना है। यही निर्वाह है। यदि हम इससे निकलना चाहते हैं तो मूल्य मूल्यांकन करना होगा, उसका निर्वाह करना होगा। ऐसा व्यवहार हमसे हो, यही हमारी अपेक्षा है। ऐसे व्यवहार के 3 भाग समझ में आते हैं। पहला है न्याय, जो संबंधों को बनाए रखता है। दूसरा है धर्म, जो संबंधों की परंपरा को बनाए रखता है। तीसरा है सत्य, जो संबंधों के आधार को स्पष्ट करता है। इस प्रकार हम 3 प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इन अभ्यासों से हमारा मन खाली होने लगता है। खाली होने का अर्थ, जो संबंधों से अपेक्षाएं थी उनके निर्वाह करने में जो थकान थी, जिसके निर्वाह करने में मजदूरों की तरह पिसते रहे, होना था संबंध में विश्राम, विश्राम की जगह पर क्षोभ ही आया और उसके दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई दिए। उस दुष्परिणाम को भगाने के लिए हमने सुविधा संग्रह का सहारा लिया और हम शरीर को आराम में लेकर आए। होना था मन को आराम और शरीर को श्रम। शरीर को लेकर आए आराम में और मन क्षोभ में है। धन और प्रलोभन से क्षोभ हुआ। संबंधों में धन और पद की स्वीकार्यता नहीं है। यदि संबंधों में जीना है, मूल्य बहते हुए दिखने हैं, तो उसमें धन और पद की कोई स्वीकार्यता नहीं है। इन 30 मूल्यों के अध्ययन से नैतिकता भी जुड़ता है। मूल्य और नैतिकता से जो चरितार्थ होता है उसको चरित्र कहते हैं। घर चलता है न्याय से, घर चलता है संबंध की परंपरा से, घर चलता है संबंधों में जो सत्य आधार है उसके अन्वेषण से। हमारा घर चल रहा है पैसे से, तो यह डेजर्ट नहीं तो और क्या। बाबा जी की ये समीक्षा सटीक लगती है। मूल्यों के अध्ययन से हमारा मन खाली होने लगता है। तो खाली होने का अर्थ क्या है? उसमें अभ्युदय की प्रेरणा आती है। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय है क्रिया पूर्णता के लिए समर्पण होना, आचरण पूर्णता के लिए समर्पण होना। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य व वस्तु मूल्य, मानसिकता की पुनर्रचना करनी होगी। मूल्यों के अध्ययन से प्रवृत्ति परिमार्जित होना होगा और मूल्यों के अध्ययन से दरवाजा खुल गया, प्रकाश आया, अपना मंगल होना, जिज्ञासा होना, शुभ होना। वो स्थिति है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो अभ्युदय होने से मानवीयता पूर्ण जीवन होगा और मानवीयता पूर्ण जीवन जब होगा तो जो बाबा जी ने कल्पना की है, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो,
नित्य शुभ हो। और योगेश भैया की भी यही अपेक्षा है कि मानव मूल्यों मूल्यों को 30 मूल्यों को समझने के बाद क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की ओर अग्रसर होना होगा और अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाना होगा, जिससे हमारा भी शुभ हो और सबका शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। जी दीदी, बहुत ही शानदार और प्रेरणादायी प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आगे बात रखने के लिए भैया को निमंत्रित करूंगा कि कृपया वो अपनी बात आगे रखें। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद भैया जी, जी आपको सारा श्रेय आपका। अच्छे पॉइंट्स निकल करके आए। अभी सोचना हमें यही है कि मूल्यों में स्थिर होना, ये हमारा लक्ष्य है। और ऐसी स्थिरता के लिए, मूल्यों में स्थिर होने के लिए अनुभवगामी विधि में, और जैसा भी हमारा विचार पक्ष हुआ है, उसमें अनेकों प्रकार की अस्पष्टताएं मौजूद हैं। इन सभी अस्पष्टताओं को स्पष्ट होने के लिए तो ये जो अस्पष्टताएं हैं, इन अस्पष्टताओं को धीरे धीरे हम स्पष्ट कर लेंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी आसान काम नहीं है। अस्पष्टताओं को स्पष्ट कर लेना इतना आसान काम नहीं लगता, क्योंकि जैसा हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये अस्पष्टता अनेकों पूर्व स्मृतियां, अनेकों पूर्वाग्रह और अनेकों पूर्वाभ्यास से भरी हुई है। और इन सभी में मूल्यों को पहचानना, ये एक कठिन सा टास्क समझ में आता है। पुनः मुझे लगता है कि हमको ये एक स्मरण में रखने की आवश्यकता है कि हम अभी प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति हैं, और यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे का इतना तो पता लग गया कि आगे काली दीवार है। जो हमने लक्ष्य और दिशा अब तक कुछ मान लिया, कुछ परंपरा से आया, तो कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र, ऐसा एक भ्रमित स्थिति की समीक्षा पूज्य बाबा जी ने हमारे सामने रखी है। और अभी भी हम कर्म करते समय स्वतंत्र हैं, फल भोगते समय परतंत्र हैं। और पूज्य बाबा जी के प्रस्ताव से हमारे में यह आशा जगी है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र हो जाए, तो ये जो फल होगा, ये कौन सा फल होगा, उस स्थिति में ये समझ में आता है कि ये फल भोगना यानी यही ये मूल्यों की अनुभूतियां हैं।
और ये मूल्यों की अनुभूतियां न केवल स्वयं के लिए है, ये परस्परता में व्यवहार से भी, ये अनुभूतियों से आने वाले पीढ़ी का रास्ता सुगम बनता है। इसलिए अब तक हमने जो लक्ष्य और दिशा अपनी इच्छा से मानकर और परंपरा की मजबूरी वश, दोनों स्थितियां हैं। इसलिए प्रधान अस्पष्टता है कि क्या इसे मैं तय कर रहा हूं, कर रही हूं, या मजबूर हूं। प्रस्ताव से जो समाधान आ रहा है वो दोनों समाधान है। जैसे कि मैंने मान रखा है कि ये भौतिकवाद ही लक्ष्य है या पैसा कमाना ही लक्ष्य है। जैसा कल हमने एक मुद्दा डिस्कस किया कि क्या परिवार पैसे से चलता है। तो उसके लिए समाधान दिया शिक्षा। शिक्षा विधि से, और हमें यह स्पष्ट कर लेना होगा कि क्या वाकई में पैसे से घर चलता है। इसलिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं बनता। ये मुद्दा शिक्षा विधि से मानव होकर मेरा लक्ष्य क्या है ये बनता है। और साथ में दूसरा जो, जिसे मैं मजबूर हूं क्योंकि अव्यवस्था है, तो ये जो मजबूरी का जो उत्तर आया, समाधान है, उसका नाम है व्यवस्था। तो शिक्षा के माध्यम से मैं स्वयं को समझूं और व्यवस्था के माध्यम से मैं परस्परता को समझूं। और ये जो समझने का प्रक्रिया है, ये भावमय है, ऐसा बाबा जी हमें आश्वासन दिला रहे हैं। भावमय होने का मतलब है कि अभी तक अगर हम व्यवस्था को या मेरी मजबूरियों को यदि मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो उसमें संघर्ष है। उसको उसको हम ये कहेंगे कि इन संघर्ष में एक प्रकार का घायल होना, घायल करना बनता है। जब मजबूर व्यक्ति है तो फिर वो संघर्ष में उतारू है। और यदि मुझको मेरे बारे में पता नहीं है, मेरी अपनी मान्यताएं हैं, या जैसा मैंने कुछ मान रखा है, अगर मैं वैसे चलता हूं, तो फिर मैं एक अहंकारी व्यक्ति हूं, अज्ञानी व्यक्ति हूं, रहस्यमयी व्यक्ति हूं, ऐसे समझ में आता है। रहस्य का मतलब अज्ञान। तो अब हमें जो काम करना है, सहअस्तित्व नजरिए से ये काम हमें शिक्षा और व्यवस्था पर करना है। और ये काम
ये भावमय है, ऐसा बाबा जी आश्वासन दे रहे हैं मूल्यों की चर्चाओं से, मूल्यों के अध्ययन से। तो मूल्यों की चर्चा तो काफी समय पहले से है। इसमें चेतना विकास, ये समाधान बाबा जी ने दिया, जिससे कि ये जो भावमयता है, ये पूर्णता में हम समझ सकते हैं। इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा। इसलिए हम आने वाले सप्ताह से, यानी सोमवार से, हम प्रत्यक्ष मूल्य चर्चाओं को प्रारंभ करने वाले हैं। तो उसके पूर्व 2 दिन का समय आपके पास है, आज से लेकर 3 दिन। तो इन 3 दिनों में अभी तक इस सप्ताह में जो चर्चा हुई और अध्ययन बिंदु में अभी तक जो चर्चा अपने समूह में चली है, उस पर यदि प्रत्येक व्यक्ति एक अभ्यास यदि करे, तो ये मुझे लगता है कि आने वाली चर्चा में हम अच्छे से भाग ले सकते हैं। मूल्यों की चर्चा स्पष्ट होने के लिए मुझको लगता है हमें 3 बिंदुओं पर अभी तक महीने 2 महीने में हमने प्रयास किया, अध्ययन बिंदु को समझने का प्रयास किया, और ये बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव समझ में आ रहा है सभी में। सभी लोग मन लगाकर इन चर्चाओं में भाग भी ले रहे हैं। तो 3 बिंदु हैं। अर्थ स्पष्ट होना, यानी अर्थ समझ में आना। अभी तक जितने अध्ययन बिंदु हमने पढ़ाई किए हैं, उन वास्तविकताओं का अर्थ मुझ तक क्या आया। दूसरा है, इन अर्थों के साथ मेरा विचार क्या बना। विचार भी बनना आवश्यक है। अर्थ बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया परिभाषा से, विश्लेषणों से, स्पष्टीकरण से। अर्थ बाबा जी ने स्पष्ट किया, और उस अर्थ को समझने के लिए अनेकों प्रकार से प्रश्न बाबा जी को किए गए थे। इसलिए बाबा जी ने नाम दिया प्रश्न मुक्ति अभियान। तो अर्थ स्पष्ट होते जा रहे हैं। जो जो अर्थ हमें स्पष्ट हो गए, उनका विचार बनना भी आवश्यक है। विचार बनने का मतलब है उन अर्थों के विश्लेषण अब हमारे में हो रहे। पहले, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, पहले हमारे पास अर्थ नहीं थे। जैसे शब्द बोल रहे थे विश्वास, पर विश्वास का अर्थ हमारा अपना अपना, तो सबका अपना अपना विश्वास। सम्मान, हम शब्द बोल रहे थे, परंतु सम्मान का अर्थ सबका अपना अपना सम्मान। तो फिर विश्वास और सम्मान का सूत्र हमारे में नहीं बना।
इसलिए हमारे विचार नहीं बने, ऐसी समीक्षा तो बनती है। स्नेह, स्नेह शब्द हमने प्रयोग किया, पर स्नेह का अर्थ क्या है? ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। इस प्रकार से 9 मूल्यों, इनके शब्द तो हमें पता थे, परंतु इनके अर्थ हमें नहीं पता थे। यदि अर्थ पता होते तो इन सभी शब्दों के अर्थों का जो संगतिकरण है, ये संगतिकरण हमारे में होता और वैसे विचार हमारे होते। तो विचारों में जो एक सूत्रता का अभाव है, उसकी समीक्षा हम एक बार वापस दोहराते हैं कि हम सोचते कुछ हैं, क्योंकि अर्थ से संगतिकरण इसका ले लेंगे। वास्तविकताएं का अर्थ संगतिकरण, यानी हम सोचते हैं, उसके लिए प्रक्रिया है सोचना। फिर बोलते कुछ हैं, फिर करते कुछ हैं, विचार, और होता कुछ और है जो हमारे हाथ में नहीं रहता। फिर तो सोचना, बोलना, करना और होना, इसमें गैप है। ये समीक्षा है। तो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ और ही है, क्योंकि अर्थ अस्पष्ट इसलिए अर्थ स्पष्ट होना, जैसे ये जो 9 मूल्य हैं और इनके 9 शिष्ट मूल्य हैं, सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, ये विश्वास मूल्य की 3 शिष्टताएं हैं। ये शिष्ट मूल्य हैं, इनके अर्थ स्पष्ट होना। अरहस्यता, सम्मान का शिष्ट मूल्य है अरहस्यता। अरहस्यता का अर्थ स्पष्ट होना। स्नेह का शिष्ट मूल्य है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ स्पष्ट होना। साथ में संबंधों का अर्थ स्पष्ट होना। संबंध विहीन मानव नहीं है, हम सभी संबंधों में हैं। इन संबंधों का अर्थ क्या है? 7 संबंध हैं, माता पिता पुत्र पुत्री, ये संबंध है। इन संबंध का अर्थ स्पष्ट होना। जैसे 2 दिन पहले चर्चा किया था, ऐसे अर्थ स्पष्ट होने के लिए अपेक्षाओं का स्थिरीकरण महत्वपूर्ण है। अपेक्षा स्थिर हो जाना इन संबंधों में। तभी ये संबंध समझ में आते हैं।
अभी जो अर्थ है, जैसा बाबा जी ने समीक्षा किया, वंशानुषंगीय है। जन्म संबंध में वंशानुषंगीयता है। एक जन्म संबंध है, दूसरा विचार संबंध है। तो जन्म संबंध में वंशानुषंगीयता है, तो विचार संबंध में भी क्या आएगा? वंशानुषंगीयता ही आएगी, क्योंकि विचार कोई बाहर का मुद्दा नहीं है। हमारे जैसे ही जन्म संबंधी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये विचार संबंध होता है। जैसे मित्र, ये विचार संबंध है। गुरु शिष्य, ये विचार संबंध है। साथी सहयोगी, ये विचार संबंध है। तो साथी सहयोगी भी किसी परिवार के जन्म संबंधी हैं। तो वंशानुषंगीयता छाया हुआ है, तो विचार संबंध में वर्गीयता आता है। जातीयता आती है, अलग अलग धर्मीयता आता है। इस प्रकार का जो जन्म संबंध और विचार संबंध में अस्पष्टता, इसलिए मैं कुछ परिभाषाएं आज एक अभ्यास के रूप में, मुझे लगता है ये कुछ परिभाषाएं उसको एक बार इन 2-3 दिनों में आत्मसात करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें से है परिवार की परिभाषा, समाज की परिभाषा, और ये जो संबंध हैं, इन संबंधों की अर्थ स्पष्ट के लिए 2-3 दिनों के लिए मुझे लगता है आप मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और उनमें ये जो संबंध है, इन संबंधों के विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे। मूल्यों की चर्चा गहराई में पहुंचने के लिए ये जो संबंध हैं, इन संबंधों के अर्थ विश्लेषण में, अर्थ समझने में जो एक प्रधान हम सब में आना होगा भाव, वो है भय मुक्ति। जो भाव हमारे में विकसित होना होगा उसे कहेंगे भक्ति। तो अर्थ और विचार भयभीत होकर के संबंधों के अर्थ पता नहीं लगेंगे। संबंध भय मुक्ति के अर्थ में है। और इसीलिए मौलिक रूप में, इसलिए मौलिकताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव मानव संबंध है, तो मानव की मौलिकताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शेष प्रकृति संबंध है, इसलिए शेष प्रकृति की मौलिकताओं का अध्ययन किया जाता है, या मौलिकताओं का अर्थ समझा जाता है। बढ़िया। तो परिवार की परिभाषा, समाज की परिभाषा, संबंध की परिभाषा, और ये जो 7 संबंध है, इन 7 संबंधों के जो अर्थ हैं और जो मूल्य हैं, इन सभी की परिभाषा इन 2-3 दिनों में आत्मसात करने की मुझको लगता है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम सोमवार से चर्चा करने वाले हैं। तो इन अर्थों का विचार बनना, विचार का मतलब है विश्लेषण, विश्लेषित, स्वीकृत
हो जाना ही अध्ययन है। विचार बनने के लिए जो जैसा है उसको उससे अधिक या कम या न समझना ही अविद्या है। यानी संबंध जैसा है उसको उससे अधिक या कम या न समझना, यही अविद्या है। जो जैसा है उसे वैसा ही समझ लेना विद्या है। ये सूत्र बाबा जी ने दिया। यानी संबंध जैसा है उसे वैसा ही समझ लेना विद्या है। यह समझने के लिए उसका अर्थ स्पष्टीकरण चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना होगा। हमें याद होगा परिचय शिविरों के शुरुआती दिन, शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, यानी वास्तविकता। जिसको जो समझना है उसका पूर्ण विश्लेषण हो जाना ही समझना है। यानी जिसमें जो अर्थ निहित है उसका पूर्ण विश्लेषण हो जाना ही समझना है। तो हमारा अभ्युदय होने का मतलब है कि हम ये विश्लेषण पूर्ण रूपेण समझने के ओर हैं। ये हुआ विचार। तो मूल्यों की समझ होने के लिए अर्थ, विचार, और अब क्या शेष रहता है? वही है व्यवहार। क्योंकि ये जो भावमयता है ये व्यवहार से प्रकट होती है। ये एक चेक चेक पॉइंट है, व्यवहार जांचने का मुद्दा है। कैसे? अभी अभी जो संबंधों में व्यवहार है, यानी संबंधों का अर्थ हम क्या लेते हैं, संबंधों के बारे में विचार क्या है, और संबंधी के साथ हमारा व्यवहार क्या होता है। एक समीक्षा प्रस्तुत है। जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, इस परंपरा में हमें गलती करने का अधिकार मिल चुका है, ऐसा बाबा जी ने समीक्षा दी है। जिस मानव परंपरा में अभी हम हैं उसमें गलती का अधिकार मिला हुआ है। और बाबा जी क्या देखते हैं? सही करने का अवसर भी है। तो अगर हमारा अर्थ, विचार ये पहले जैसा ही है और केवल हम व्यवहार में अपेक्षा करते हैं, तो फिर जैसा अभी पूर्णिमा दीदी एक बड़ा अच्छा मुद्दा लेके आ रही थी, उसका नाम है अपेक्षा। तो फिर वो व्यवहार कहाँ हुआ? कितना जटिल है किसी व्यवहार से किसी व्यक्ति के विचार तक पहुंचना, और उसमें क्या अर्थ है उस तक पहुंचना, ये कितना जटिल और बड़ा भारी काम है। इसलिए मानव के अध्ययन के लिए उत्सुकता आज तो ठंडी है। परंतु मौलिकता तो ढकी नहीं जाती। गलती करने के अधिकार मिल जाना है और सही का अवसर भी है, ये मौलिकता है। गलती का अधिकार ये मौलिक नहीं है। अब गलती का अधिकार के अनेकों विश्लेषण हम कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, परंतु व्यवहार में
गलती का अधिकार का मतलब है अब हमें सोचना होगा कि क्या ये गलती का अधिकार हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि उसके पीछे मान्यता है गलती करके ही समझना है। गलती करके ही आदमी समझता है, परंतु मौलिकता है हमारे साथ कोई गलती हमें स्वीकार नहीं। जिन संबंधों में मूल्यों की हम चर्चा करेंगे उसमें प्रधान मुद्दा यही है कि क्या कोई संबंधी किसी संबंधी की गलती को झेल पाएगा। इस प्रकार से अब ये जो गलती का अधिकार मिला हुआ है इसको कब तक अपन लेंगे। उसी को बाबा जी ने कहा इस गलती के अधिकार को जब प्रयोग है तो उसका एक बड़ा ही प्रलोभनकारी इसका एक प्रस्तुति है, उसका नाम है मजा मारू जिंदगी। ये गलती का अधिकार एक्सरसाइज करना है, मजा मारना है जिंदगी का, संग्रह सुविधाएं करनी है और मजा मारना है, ये गलती करने का अधिकार। और फिर जो गलतियां होती हैं उसमें मौलिकता में आंच आता है तो फिर संकट आता है, दुख होता है, परेशान होते हैं। ये समीक्षा। तो अब हम स्वयं अपनी मानसिकता की एक प्रकार से पुनर्विचार कर रहे हैं, पुनर्रचना करने जा रहे हैं। इच्छा विचार आशा की पुनर्रचना हो रही है और इस पुनर्रचना में ये जो बाबा जी ने जो प्रस्तुत किए हैं मानवीयता पूर्ण जीवन का एक भाग मूल्य, ऐसे 30 मूल्यों का जो भावमयता है, इस भावमयता के अर्थ को और ऐसा विचार कि गलती करना यह अधिकार नहीं है, सही करने के अवसर को लिया और सही को प्रस्तुत करने का अधिकार, उसे ही बाबा जी ने कहा समझने का अधिकार है। समझने में यदि कोई गलती हो रही है उसको अर्थ में ही ठीक कर लेंगे, विचार में ही ठीक कर लेंगे और फिर साथ में व्यवहार में सही के व्यवहार को प्रस्तुत करने के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। अर्थ ठीक करने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी इस आधार पर है कि अस्तित्व का संपूर्ण अर्थ प्रस्तुत किया गया है, उसी को तो हम मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं। तो अर्थ, विचार और व्यवहार, ये मूल्यमयता को समझने के लिए मुझको लगता है ये अभ्यास हम आने वाले सप्ताह में करने वाले हैं। और उसका पूर्वाभ्यास 2-3 दिन का समय है। अब ये मूल्यों से कैसे जुड़ता है? तो गलती और अपराध मुक्त जीने का भाव बराबर मूल्य, ऐसी इसकी व्याख्या की जा सकती है। गलती और अपराध मुक्त जीने का भाव बराबर मूल्य। गलती कैसे ठीक होगी? अर्थ सही समझकर गलती ठीक होगी। अपराध कैसे ठीक होंगे? प्रवृत्तियों के परिमार्जन से अपराध ठीक होता है, यानी विचार। तो ये सूत्र बना और हमारा तैयार हुआ भाव, यही मूल्य है। तो जब हम विश्वास मूल्य के अर्थ को समझेंगे तो विश्वास का अर्थ जैसा है वैसा समझेंगे। अब विश्वास को समझने की गलती को ठीक कर देंगे जैसा हमने मान रखा है, और
विश्वास पूर्वक जीने की प्रवृत्तियों को परिमार्जित करेंगे, ना तो अपराध का अनुमोदन होगा, करना और कराना तो दूर की बात हुई। आज अपराध का अनुमोदन है, इसको स्वीकारना होगा। यही मूल्य है। इस प्रकार मैं मानव मूल्य को समझूं। अब ये जो भावमय जीना है, इसे ही हम सार्थक जीना कहेंगे। तो मूल्यमय जीने का मतलब है सार्थक जीना। अब ये जो सार्थक जीना है, वह है तन मन धन के साथ, इनके अर्थों के साथ जीना, ये सार्थक जीना है। तो फिर तन का अर्थ समझ में आना, यही तन का भाव है। तो तन का अर्थ मेरे को समझ में आ गया, तो तन का विचार बन गया। तो तन का जो विचार बन गया, तो तन का जो उपयोग मैं व्यवहार में ले आऊंगा या ले आऊंगी, वही मूल्य है। मन का अर्थ क्या है? मन का अर्थ समझ में आता है, वही मन का भाव है। इसे व्यवहार में ले आऊंगा, वही मन का मूल्य है। धन का अर्थ क्या है? वही विचार होना, और धन को व्यवहार में ले आऊंगा, वही धन का मूल्य है। इस प्रकार जो समझ बनती है, यानी अर्थ की जो समझ बनी, उसका समाधान बना विचार में, तो हो गई हमारी साधना। तन मन धन का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता, यही हमारी साधना हुई। और हमें जो साध्य करना है, वही है जागृति। इस प्रकार से मूल्यों की चर्चा की सार्थकता साधन की स्पष्टता से, यानी जैसा अभी हमने अर्थ को समझने के लिए साधन क्या है, तो अर्थ को समझने के लिए साधन है तन मन और धन। ये साधन है हमारे पास, और इन साधनों का अर्थ हम समझ में आता है, तो फिर हम अपने आप जिंदगी सार्थक बनने लगती है। अभी हम समीक्षा करेंगे कि तन कहाँ जा रहा है, तन का क्या अर्थ हमने लिया है, क्या मन का अर्थ हमने क्या लिया, और वास्तविकता में मन का अर्थ क्या है, और धन का अर्थ हमने क्या लिया, और वास्तविकता में धन का अर्थ क्या है। इस प्रकार मानवीय आचरण की चर्चा में मूल्य, चरित्र और नैतिकता का अध्ययन होना, उसमें हम मूल्यों के अध्ययन के पड़ाव में हैं। तो ये मूल्यों का अध्ययन हमें हमारी मानसिकता की पुनर्रचना की प्रेरणा देता है, इसमें रस भरता है। तो अर्थ समझ में आना बराबर मूल्य, विचार समझ में आना बराबर मूल्य, और व्यवहार समझ में आना बराबर मूल्य। इस प्रकार से मुझको ऐसा लगता है कि अर्थ, विचार और व्यवहार, ये यदि हमारी मानसिक पुनर्रचना देखेंगे कहां से, तो दिखता है इच्छा विचार आशा से। तो ये जो इच्छा विचार आशा रूपी शक्तियां हैं हमारे पास,
जिन शक्तियों के जागरण के लिए हमने एक सप्ताह और चर्चा किया था, अब ऐसे जागरण की जो प्रेरणा है वो कहां से है? तो ये प्रेरणा हमें इन मूल्यों से, ये जो 9 मूल्य हैं, बाबा जी ने इसको कहा ये 9 रस हैं। ऐसा ये जो रसयुक्त जीवन है जिसमें मूल्य बीज रूप में है, और ये जो रस है जीवन रस, इच्छा विचार आशा रूपी कल्पनाशीलता से ज्ञान के बीज रूप में ये हम सभी में वर्तता है, उसका जो व्यवहार्य भाग है उसका नाम है शुभ कामना। सर्व शुभ होना। तो ऐसा ये जो मौलिकता के विश्लेषण से ये रस हमको समझ में आएगा, और पूरा अस्तित्व भावमय है, यानी पूरे अस्तित्व में ये मूल्य हैं, और इन मूल्यों का प्रभाव हमारे में होता है जब हम अस्तित्व को देखते हैं। इसलिए मूल्य कल्पना नहीं है कि हम मन माना तरीके से जिसको लगे उसको हम मूल्य प्रदान कर दे, तो फिर क्या होगा? या तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। तो हम स्वमूल्य ही नहीं पहचान पाएंगे, स्वमूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इस अस्तित्व में मेरे होने का अर्थ क्या है। इस प्रकार स्वयं का मूल्यांकन करना, और ऐसे मूल्यांकन करने के लिए मूल्य समझ में आना, ऐसे मूल्य भाव रूप में अस्तित्व में हैं, उनका अनुभव हमारे में होना, और ऐसे अनुभव होने के लिए क्रिया पूर्ण होना, यानी जीवन में जो क्रियाएं हैं 10 क्रियाएं पूर्ण होना, और ऐसी क्रिया पूर्णता के लिए पूज्य बाबा जी द्वारा अनुभूत ये जो 9 रस हैं, इसलिए जीवन विद्या की प्रस्तुति से हम सभी में जो एक रस का प्रभाव आता है, रस का प्रभाव मौलिक रूप में संबंधों के प्रभाव से आता है। देखिए ना, आज 44, 45, 50 लोग जो सुन रहे हैं, न जाति के न धर्म के, परंतु हम सबको सुनकर रस आता है। क्या इसमें मौलिकताएं हैं? जो संबंधों की पहचान हम कर पा रहे हैं, उससे जो प्रभाव हमारे में आ रहा है, उस प्रभाव से हमारी जिंदगियों में रसास्वादन हो रहा है, और उस आस्वादन को ही हम कहेंगे ये मूल्य मूलक आस्वादन है। इसके मूल में मूल्य है। इसलिए एक अर्थ में अच्छा लगना भी जरूरी है, पर अब ये अच्छा लगना शिफ्ट होना होगा। अभी तक रुचियों में अच्छा लगता था, जो संबंधी रुचि प्रदान कर दे वो संबंधी अच्छा, यानी सुविधा के अर्थ में संबंधी को देख रहे थे, कार्य के अर्थ में संबंधी को देख रहे थे। तो संबंध का आधार ही संग्रह सुविधा हो गया, तो उसमें फिर मूल्यों का आस्वादन कहां? इसलिए हमारी जिंदगियों में एक प्रकार से सूखापन। तो मूल्यों के रस से पोषण होने लगता है। हमारा जीवन का जो पोषण है वो रसास्वादन से है। तो पूरा अस्तित्व भावमय है। अस्तित्व में प्रत्येक इकाई की मौलिकता, इसलिए ये व्यवस्था है, ये समझ में आता है। और ऐसे व्यवस्था का मैं भी एक भाग हूं, मैं भी एक व्यवस्था हूं। ये मूल्यों का महत्व इस प्रकार से समझ में आता है कि अभी हम जो विशाल तर मूल्य है, 3 मूल्य हैं, इस सभा के अंत में इन 3 मूल्यों की एक्सरसाइज प्रस्तावित करता हूं।
जो ये छोटी सी सभा है, गोष्ठी है, एकत्रीकरण है, परिवारों का एकत्रीकरण, यानी एक प्रकार से समाज का एकत्रीकरण। ऐसे समाज के एकत्रीकरण में हम आप प्रेम मूल्य का अभ्यास करेंगे। ये विशालतम मूल्यों में से है, ना कोई अन्य, कोई दूसरा नहीं, सभी मेरे प्रतिरूप हैं। ऐसा हमारे चित्त में आ जाए, ये चेतना विकास, चित्त शुद्ध रहे, ये चेतना विकास। और इस प्रेम मूल्य की चर्चा हम आने वाले सप्ताह में करेंगे। दूसरा, जब हम परिवार में हैं, अब सभा छूट गई, अब हम परिवार में काम करेंगे, तो परिवार में स्नेह मूल्य का अभ्यास है प्रत्येक संबंधी के साथ। निष्ठा से ये अभिव्यक्त होता है। स्नेह की परिभाषा है स्वयं संतुष्टि, स्वप्रसन्नता के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य, ये स्नेह है। ये अभ्यास अब समझ में आ रहा होगा कि परिवार में स्नेह का अभ्यास, अभी की जो स्थितियां हैं, कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र, भ्रमित स्थिति में स्नेह का अभ्यास, बाबा जी ने कहा था, ये हड्डी से पसीना निकलने वाला काम है। कुछ भी संग्रह सुविधा करके और संबंधी को खुश करना मतलब स्नेह का अभ्यास नहीं। जीव चेतना के अनेकों प्रकार बना करके और संबंधी को खुश करना, ये परिवार में स्नेह का अभ्यास नहीं है। ये फिर भंगुरता है। भंगुरता जिंदगी में भी चल सकती है, पता ही नहीं लगे। स्वसंतुष्टि, स्वप्रसन्नता, किससे संतुष्टि, किससे प्रसन्नता, ये मुझको स्पष्ट होना, इसका अर्थ मुझको स्पष्ट होना आवश्यक है। तो परिवार में स्नेह का अभ्यास शिष्टता है, निष्ठा, संबंध के प्रति निष्ठा। तो निष्ठा के व्यवहार को हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का अर्थ है जिज्ञासाएं। जीवन विद्या परिचय शिविरों में पिछले 15 वर्ष में मुझको यह अभ्यास करने का एक सुखद सौभाग्य मिला। व्यक्तिगत जिज्ञासा का मतलब है कि जिस प्रकार शिविरों में प्रस्तुतियां होती हैं, मैं अपने छोटे मोटे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण के आधार पर यह कह रहा हूं कि जिस अनन्य भाव से मेरी शिविर में प्रस्तुतियां हुई, उसे अनेकों परिवारों में और मेरे साथ वो जो स्नेह का, निष्ठा का एक अभ्यास किया, और उसी से एक साहस व्यक्ति में दिखाई दिया कि वो मुझ जैसे बिना योग्यता के व्यक्ति के पास भी कुछ प्रश्न करते हैं। अभी उन जिज्ञासाओं का प्रामाणिक उत्तर देने का अधिकारी तो मैं नहीं, परंतु उन प्रश्नों की मौलिकता मैं समझता हूं। वो उन क्षणों में जो अभ्यास है मूल्यों का, उसका नाम है विश्वास। जिस विश्वास के साथ अनेकों व्यक्ति आज मेरे साथ हैं, यही भाव है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, और मुझको पता है कि मैं अभी जागरूक नहीं हूं,
इस अवसर को हम क्या कहें? तो व्यक्तिगत जब हम होते हैं तो विश्वास मूल्य का अभ्यास, परिवार में जब हम होते हैं तो स्नेह का अभ्यास, और जब हम इस प्रकार की गैदरिंग में होते हैं तब प्रेम का अभ्यास। इन 3 अभ्यासों के साथ एक विशाल तर मूल्यों के अभ्यास के साथ आज का गोष्ठी यहाँ समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे सोमवार को और प्रारंभ करेंगे संबंध और संबंधों में जो निहित मूल्य हैं। ऐसे 30 मूल्यों का हम पढ़ाई कहिए, श्रवण कहिए, स्पष्टीकरण कहिए, हम प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की गोष्ठी के लिए, आपकी भाव भरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद धन्यवाद भैया भैया। जी, सभी को नमस्ते।